Alright guys, I am Ayu sir. In this video we are going to see what is monkeypox virus. As you guys know that in India the fourth case of monkeypox has been detected, and in this lecture we will try to figure out what is this virus, what are the signs and symptoms of this virus, what is the causes of these viruses, how it is transmitted, what is the pathophysiology, and what are the treatment options available for us and how we can prevent from this virus. आज के टाइम पर ये देखकर जैसे कि नाम है इसका मंकी पॉक्स वायरस, ऐसा लग सकता है कि ये मंकियों में इसका कुछ ना कुछ है लेने देने से, लेकिन आज के सिनेरियो में मंकी से इसका ज़्यादा कुछ रिलेशन है नहीं। ये पहले अफ्रीका वगैरह में कहीं से इसका एपिडेमिक शो हुआ था, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ये अमेरिका में शो हुआ था। 1958 में जब ये डिटेक्ट हुआ था मंकी के अंदर, तब से इस वायरस का नाम रख दिया गया मंकी पॉक्स वायरस। तो ये क्या होता है? इट्स अ वायरल जूनोटिक डिसीज़। वायरल यानी कि एक वायरस से होने वाला डिजीज़ है। जूनोटिक का मतलब होता है किसी भी एनिमल से ट्रांसमिट होने वाला ऐसा पैथोजन जो कि ह्यूमंस में डिसीज़ करा रहा है, जो कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है? एनिमल से। उस टाइप के डिसीज़ को हम बोलते हैं जूनोटिक इन्फेक्शन। और इसमें रेसेस होते हैं। किस टाइप के रेसेस होते हैं? जो कि स्मॉल पॉक्स में हमें देखने को मिलते थे। ये पेप्यूल्स से इसमें हो जाते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स में होते हैं, उसी के साथ सिमिलर है। तो इसमें क्या है, ये एनिमल से ट्रांसमिट होता है। एग्जैक्टली कौन से एनिमल से इसका ओरिजिन हुआ, कहाँ से आया, ये अभी अननोन है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग एनिमल्स में ये पाया गया है। एक बार ये एनिमल से ह्यूमंस में आ जाए, फिर ह्यूमंस टू ह्यूमंस इसका ट्रांसमिशन होता है, लेकिन उतना फास्ट नहीं होता जितना एनिमल से ह्यूमंस में होता है। ये क्या है? वायरस इन्फेक्शन है जो कि स्मॉल पॉक्स के सिमिलर है, लेकिन उससे कम सीवियर है। ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं, ये पेशेंट है किसका? स्मॉल पॉक्स का। राइट में जो आप देख पा रहे हैं, ये किसका है? मंकी पॉक्स का। हालांकि ये उतना सीवियर नहीं है जितना स्मॉल पॉक्स होता है। मंकी पॉक्स वायरस के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ये कहाँ से आया है, इसके फैमिली के बारे में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। तो एक होती है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस, उसमें ज़्यादातर वायरसेस आते हैं जैसे कि वेरियोला, वैक्सीनिया और कावपॉक्स वायरसेस। इसी फैमिली का एक वायरस है हमारा ये मंकी पॉक्स वायरस, जिसकी फैमिली है पॉक्सीवायरिडी, कॉर्डोपॉक्सीवायरिनी। ये सब फैमिली हो गई। इसकी जीनस है ऑर्थोपॉक्स वायरस, और ये सारी स्पीसीज़ होती हैं इसकी, जिसमें से हम किस पे फोकस करेंगे आज? मंकी पॉक्स वायरस पे। To really appreciate this classification, let us see how vast this family of viruses is. ये हम टेबल देख सकते हैं किस तरीके से कितने सारे वायरसेस होते हैं इसी फैमिली में। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की, कि ये होता किस तरीके से है, वायरसेस ह्यूमंस में आता किस तरीके से है। तो सबसे पहले ये एनिमल से हो सकता है ह्यूमंस में। अगर कोई भी ह्यूमन एक इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आता है तो उससे ह्यूमंस में आ सकता है, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि इन्फेक्टेड है वायरस से, वहाँ से ये आ सकता है। सेंट्रल अफ्रीका में ये सबसे पहले पाया गया था और वहीं से इसका ओरिजिन माना जाता है। तो कुछ इस तरीके का वहाँ पर ट्रांसमिशन देखा गया था। जो बुश मीट के लिए हंटिंग होती थी, वो एनिमल्स पहले से ही इन्फेक्टेड थे, किसी ना किसी अदर एनिमल्स ने उनमें वायरस पहुंचाया था, फिर वहाँ से ये ह्यूमंस में आया, फिर ह्यूमंस टू ह्यूमंस होता है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और ये जो पहला हुआ था इसे बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो कहने का मतलब है इन्फेक्टेड एनिमल से ये ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्टेड मटेरियल से हो सकता है, और इन्फेक्टेड किसी पर्सन के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है, यानी कि बॉडी के जो लीजन्स पड़े हुए हैं बॉडी पार्ट्स पे इन्फेक्टेड पर्सन के, अगर उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो जाता है, जिस तरीके से ये हैंडशेक हो रहा है इस तरीके से, तो भी हमें ये वायरस हो सकता है। दूसरी चीज़ है, अगर बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज हो जाता है, बॉडी फ्लूइड्स यानी कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो गए, जैसे कि ये यहाँ पे हम देख सकते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होगा किसी के छींकने से। हालांकि ये उतना छोटा वायरस नहीं है जितना कि कोविड वगैरह था, तो इसके चांसेस उतने कम रहते हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि सलाइवा हो गया, बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो गए, सलाइवा हो गया, सीमन हो गया हमारा, और वेजिनल फ्लूइड्स वगैरह हो गए। तो इस तरीके से होता है। किसी के साथ इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से भी ये डिसीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि किसी का यूज़ किया हुआ मटेरियल जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से था,
उससे भी हो सकता है। एनिमल से ह्यूमन में होता है अगर कोई जानवर काट ले, कोई स्क्रैच कर दे पार्ट को, या फिर उसकी जो मीट है वो इन्फेक्टेड हो, उसका कंजम्पशन कर लिया जाए, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिशन होता है। तो ये एक तरीके से हो गया प्राइमरी इन्फेक्शन एनिमल से ह्यूमन्स में होता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी, जो ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। और क्या है, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन भी इसका देखने को मिलता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, मदर से फीटस में हो सकता है, बच्चे से हो सकता है, मदर से हो सकता है बच्चे में, तो ये भी इसके अंदर देखने को मिलता है। बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड है जब वायरस का इन्फेक्शन हुआ उस दिन से लेकर जब सिम्टम्स अपीयर हुए बॉडी में, उस बीच के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि इस केस में होता है 5 to 13 डेज, लेकिन इसकी अपर रेंज देखी जाती है 21 डेज तक। यानी कि किसी एक दिन ऐसे वायरस का इन्फेक्शन हुआ, ये है वायरस मान लो, इसने किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट किया किसी दिन, डे 1 पे इसने इन्फेक्ट किया, तो अब जब तक पता लगेगा बाहर से एक्सटर्नल सिम्टम्स आएंगे तब तक हो चुके होंगे 5 से 13 डेज़ के बीच में। और किसी किसी में ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 21 डेज़ तक जा सकता है। यानी कि इसमें एसिम्टोमेटिक केसेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं और ज़्यादातर मिलते हैं। और जो ट्रांसमिशन मेनली होता है वो एसिम्टोमेटिक केसेस के ही थ्रू होता है, क्योंकि उनका तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं जो डिटेक्ट हो जाते हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं ये वायरस हमारी बॉडी में जाता है लेकिन सर्वाइव किस तरीके से कर लेता है, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ ना कुछ इसने ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया होगा जिससे कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को एस्केप कर लेता है। तो ये जो है एक बेसिक वायरस का स्ट्रक्चर है जो हम देख सकते हैं। इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती हैं सरफेस पे, अंदर भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो पाई जाती हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। इट्स अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो ज़्यादातर वायरस जो होते हैं डीएनए वायरसेस, वो क्या करते हैं, एक ह्यूमन के सेल को इन्फेक्ट करते हैं और उसकी न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर जाके इन्फेक्शन करके और उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं, और जितनी भी उसकी जो साइटोप्लाज्म में पड़ी प्रोटीन्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं अपने डिवीज़न के लिए, अपने रेप्लिकेशन के लिए। लेकिन इस वायरस के केस में ऐसा नहीं होता। इसका जो मेन डिवीज़न होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ना होकर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये मान लो एक ह्यूमन सेल है और इसके अंदर है वायरस का इन्फेक्शन, वायरस आ गया, ये है न्यूक्लियस, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है सेल का, इसके अंदर आ गया वायरस। तो इस वायरस के पास ऐसी कैपेसिटी है कि ये अंदर ही ट्रांसमिट करके यहाँ पे अंदर ही डिवाइड कर सकता है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही। ये किस तरीके से हो पाता है, इस वायरस के पास कुछ होती हैं प्रोटीन्स जो कि क्या करता है, कुछ होती हैं इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन्स और कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि कहाँ पे जाके एक्सप्रेस होती हैं, सेल्स के सरफेस पे, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं अंदर। तो ये वायरस जो ह्यूमन का होस्ट है उसकी फंक्शनिंग को इस तरीके से ये मॉडिफाई कर देता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो आसानी से डिटेक्ट ना कर पाए, और डिटेक्ट करता है तो वो उस पर असर ना दिखा पाए अपना ज़्यादा, कुछ उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। इस वायरस का साइज होता है वो जनरली थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनके बीच में गैप होता है, जो छोटे वायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं, इन गैप जंक्शन से पास करते हैं। छोटे वायरसेस क्या होते हैं, इन गैप जंक्शन से पास करते हैं। लेकिन क्योंकि इस वायरस का ये साइज़ बड़ा हुआ है, ये जो वायरस है इसका साइज़ बड़ा हुआ है, ये बड़ा है साइज़ में, तो ये आसानी से गैप जंक्शंस को पार नहीं कर पाता। तो इसके कारण क्या होता है कि गैप जंक्शन को पास नहीं कर पाता, तो अब तो ये इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये डेवलप करता है, कुछ स्पेशल मैकेनिज्म इसके अंदर होते हैं। वो क्या होते हैं वो हम देखते हैं। इसके अंदर होती हैं कुछ प्रोटीन्स जिन्हें हम बोलते हैं मॉड्यूलेटरी प्रोटीन्स। ये क्या करती हैं, हमारे होस्ट के इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर देती हैं, यानी कि कुछ बदलाव ले आती हैं उसमें। कुछ प्रोटीन्स होती हैं इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन्स और कुछ होती हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉड्यूलेटरी प्रोटीन्स। इंट्रासेल्यूलर में दो टाइप की प्रोटीन्स आ जाती हैं, एक होती हैं बायरो ट्रांसड्यूसर प्रोटीन्स और दूसरी होती हैं बायरो शीथ प्रोटीन्स। बायरो ट्रांसड्यूसर प्रोटीन्स ये क्या करती हैं, सेल्स की एबिलिटी के साथ इंटरफियर करती हैं, जो कि रिस्पॉन्ड करता है इन्फेक्शन के साथ। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे सेल कुछ ना कुछ करते हैं उसके रिस्पॉन्स में, साइटोकाइंस आती हैं, दूसरे दूसरे वो आते हैं। तो ये एक तरीके से जब भी कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है हमारी बॉडी में तो वो ऐसा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल खुद को प्रेजेंट करता है किसके सामने, हमारे इम्यून सेल्स के सामने। और हमारे इम्यून सेल्स क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये सेल की जो एबिलिटी है इन्फेक्शन को रिस्पॉन्ड करने की उसको ऑल्टर कर देता है, जिससे कि क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो हमारी डेथ होती है सेल की उसको भी इनहिबिट कर देता है,
और जो एपोप्टोसिस होती है उसको भी इनहिबिट कर देता है। तो ये सारी चीज़ होती हैं, ये कौन करवाती हैं? वायरो ट्रांसड्यूसर प्रोटीन्स। और कुछ होती हैं वायरो स्टीथ प्रोटीन्स, ये क्या करवाती हैं? MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स और CD+4 सेल्स। ये क्या करते हैं? हमारे बाहर जाके प्रेजेंट होते हैं सेल्स पे बॉडी के, और उसे बॉडी को दिखाते हैं इम्यून सेल्स को कि ये देखो फॉरेन का हमारा जो है सेल, इसमें कोई फॉरेन एंटीजन आ गया है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो ये इनका डाउन रेगुलेशन कर देती हैं, यानी कि ये अच्छे से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब जिसके कारण क्या होता है, वायरस अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। तो ये थी अंदर का मैकेनिज्म कि किस तरीके से वायरस है जो कि अंदर साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर पाता है, जिनकी वजह से। दूसरी चीज़ होती है जो कि वायरस के सेल के सरफेस पे जाके एक्ट करती हैं। सरफेस पे जाने के बाद क्या करती हैं, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम है वो मॉड्यूलेट हो जाए, यानी कि वो अपना जो काम करने आया था उससे भटक जाए। तो इसमें कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो होती हैं बायरो रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं या फिर उनको सीक्रेट करती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स को। ये जाके क्या करती हैं, सेल के सरफेस पे जो हमारी साइटोकाइंस आ रही हैं इम्यून सेल्स की चलती हुई, और कीमोकाइंस जो केमिकल्स आ रहे हैं उनके साथ बाइंड कर लेती हैं और उनको मॉड्यूलेट कर देती हैं, और उनका फंक्शन वो अच्छे से कर नहीं पाते, तो वो सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता। जो भी बाहर से हमारा फॉरेन एंटीजन आया हुआ है, यानी कि जो वायरस आया हुआ है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता। दूसरे होते हैं वायरोकाइंस। ये भी क्या करते हैं, सेल के सरफेस पे जाके खुद को एक्सप्रेस करते हैं, और जो होस्ट की यानी कि जिसमें इन्फेक्शन हुआ है उसकी जो नेचुरल साइटोकाइंस और कीमोकाइंस हैं उसको मिमिक करते हैं। जिससे क्या होता है, अंदर जो वायरस है उसके रेप्लिकेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हमारे इम्यून सिस्टम को उसके मारने का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है, और इसी तरीके से ये वायरस सर्वाइव कर पाता है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, वायरस की एंट्री होती है सबसे पहले। वायरस की एंट्री किसी भी रूट से हो सकती है, नेजोफेरिंग से हो सकती है, ओरोफेरिंग से हो सकती है, या फिर स्किन से हो सकती है। अब जिस भी साइड पर ये वायरस गया है वहाँ पे क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा जहाँ भी है। रेप्लिकेट करने से क्या होता है, जो लोकल लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे आसपास लिम्फ नोड्स होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट, उसमें स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, लिम्फ नोड्स धीमे धीमे क्या करती हैं, इसको डिवाइड करता है उसके अंदर, फिर ये शेड करना शुरू कर देती हैं। और फिर हमें एक कंडीशन आती है जिसे बोलते हैं वायरीमिया। वायरीमिया, ईमिया शब्द जहाँ पे लग जाए उसका मतलब होता है समथिंग इज प्रेजेंट इन द ब्लड, तो दैट मीन्स द वायरस हैज़ कम टू द ब्लड। और वायरस इस तरीके से खून में आ जाता है, फिर उसके बाद स्प्रेड होता है दूसरे ऑर्गन्स में। दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड होने के बाद क्या होता है, सेकेंडरी वायरीमिया की कंडीशन आती है। अब उन ऑर्गन्स में भी डिवाइड करने के बाद ये फिर से दोबारा से ब्लड में आता है, और ये जो स्टेज होती है ये कंटेजियस होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स। प्रोड्रोमल सिम्टम्स कौन से होते हैं, फेब्राइल सिम्टम्स, जो कि 1 से 2 दिन तक रहते हैं। जब डिसीज होती है तो सबसे पहले यही सिम्टम्स आते हैं हमारे। अभी मैं आगे सिम्टम्स पढ़ाऊंगा तब इसको बताता हूँ। कॉन्टेजियस होती है ये वाली स्टेज। इससे पहले जो भी सब था ये हमारा क्या था, इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद क्या होते हैं, लीजन्स अपीयर होते हैं। सबसे पहले ओरोफेरिंग्स में होंगे, जो ओरोफेरिंग्स पार्ट होता है हमारा यहाँ पर, उसके अंदर सबसे पहले लीजन्स डेवलप होंगे, टंग पे होंगे, और फिर धीमे धीमे करके स्किन पे होंगे, और फिर रैश होंगे, वो प्रोग्रेस होंगे। जो रैसेस होते हैं इनकी एक स्टेजिंग होती है, उसी सीक्वेंस में ये प्रोग्रेस करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमने शुरू से देखा, वायरस की एंट्री होने से लेकर हमारे सेकेंडरी वायरीमिया तक क्या था, यहाँ तक क्या था जब तक सिम्टम्स नहीं आए थे, तो ये था हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। सिम्टम्स आने से पहले ये कार्यक्रम हो जाता है हमारी बॉडी में। अब इसके बाद क्या होता है, ये सब हो गए, ये हमने एक बेसिक वो पढ़ ली, और कैसे सरवाइव करता है वो हमने पीछे देख ही लिया, क्या क्या इसके पास मैकेनिज्म है। अब जो इसके सिम्टम्स होते हैं ये प्रोग्रेस करते हैं। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और ये ऐसे प्रोग्रेस करते हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे ये प्रोग्रेस करते हैं इसके जो सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक पीरियड, जब हमें कुछ भी नहीं मिलता है देखने को। फिर आती है फेब्राइल स्टेज। फेब्राइल स्टेज में सबसे पहले सिम्टम्स अपीयर होते हैं, और इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगी। हेडेक के साथ में मसल एक हो सकती है, मायालजिया, बैक पेन हो सकता है, बैक पेन देखने को मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मिलेगी देखने को वो होगी लिम्फ एडिनोपैथी। एकमात्र यही सिम्टम है जो कि इसको किससे डिफ्रेंशिएट करता है, स्मॉल पॉक्स से। तो ये हो गई लिम्फ एडिनोपैथी के बारे में। और फिर इसके बाद आती है रैश की स्टेज।
शुरू के 5 से 21 दिन तक होता है इंक्यूबेशन पीरियड, फिर 1 से 4 दिन तक लास्ट करता है हमारा फेब्राइल स्टेज, और फिर लास्ट करती है रेस वाली स्टेज। इसमें लीजन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर रिकवरी पीरियड आ जाता है इसके बाद। तो ये सारी चीज़ होती हैं। अब देखते हैं फेब्राइल स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला तो है फीवर होगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये है सबसे पहले क्या होगा, फीवर देखने को मिलेगा, फीवर। दूसरे में क्या होगा, हेडेक होगा, और फिर क्या हो सकता है, बैक पेन और मसल पेन हो सकता है, एक्सट्रीम फटीग जिसे हम मैलेज बोलते हैं, और लिम्फ एडिनोपैथी। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है लिम्फ एडिनोपैथी, ये हमें देखने को मिलेगी किसमें, फेब्राइल स्टेज में। और ये कितने दिन तक लास्ट करेगी, लगभग 2 से 5 दिन तक। और फिर इसके बाद होती है रेसेस की स्टेज। रेसेस की स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले जो रेस डेवलप होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनेंडेम, फिर होते हैं मैक्यूल, मैक्यूल के बाद आते हैं पैप्यूल्स, और फिर होते हैं बेसाइकल, फिर पस्ट्यूल्स, और फिर क्रस्ट। इसी सीक्वेंस में ये जो हमारा प्रोग्रेशन है रेसिस का वो होता है। यहाँ पर क्या होता है, शुरू के 1 से 2 दिन तक मैक्यूल्स रहते हैं धीमे धीमे, और फिर ये देखो किस तरीके से ये जो लीजन्स हैं ये चेंज होते हैं, डार्क हो जाते हैं एक जगह पे, ये पैप्यूल्स हो जाते हैं, और फिर ये थोड़े से उभरे हुए हो जाते हैं, कंसनट्रेटेड इनके अंदर पस सा दिखने लगता है हमें, ये हो जाते हैं वेसाइकल्स। और फिर ये जो प्रोट्रूडेड से हो जाते हैं ये होते हैं पस्ट्यूल्स, और फिर होते हैं ये क्रस्ट जो कि डार्क ये जो पिगमेंटेशन के साथ ये होते हैं। और इसके बाद फिर रिकवरी स्टेज आ जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है एनेंडम में, इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट लीजन होते हैं जो डेवलप करते हैं, ये सबसे पहले टंग और माउथ में डेवलप करते हैं, बॉडी के और किसी पार्ट पे नहीं होते। और फिर धीरे धीरे ये क्या होते हैं, मैक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब मैक्यूल्स क्या होते हैं, फ्लैट लीजन होते हैं, जैसा कि हमने देखा था ये मैक्यूल्स हैं एकदम फ्लैट हैं, यहाँ पे देखो कोई भी प्रोट्रूशन हमें देखने को नहीं मिलता है, कोई भी उभार देखने को नहीं मिलता। तो ये फ्लैट होते हैं और लगभग 1 से 2 दिन तक रहते हैं। फिर आते हैं पैप्यूल्स की स्टेज, ये भी फ्लैट होते हैं और थोड़े से उभरने लगते हैं यहाँ पे, ये भी 1 से 2 दिन तक रहते हैं। फिर आते हैं वेसाइकल्स, वेसाइकल्स में क्या होता है, एक क्लियर फ्लूइड से ये हमें भरे हुए देखने को मिल सकते हैं, और 1 से 2 दिन तक रहते हैं, यानी कि क्लियर फ्लूइड से हमें यहाँ पे भरा हुआ देखने को मिलेगा, इस कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसको जूम करते हैं, ये है वेसाइकल की स्टेज, ये है वेसाइकल, यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्लियर फ्लूइड से भरा हुआ देखने को मिलेगा। और फिर आते हैं इसके बाद पस्ट्यूल्स, पस्ट्यूल्स में क्या होता है, ओपेक फ्लूइड होता है, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, पहले था क्लियर, अब इसमें है ओपेक फ्लूइड, इसमें आप देख सकते हैं ये ओपेक फ्लूइड है यहाँ पर। और फिर इसके बाद आता है हमारा क्रस्ट, इसमें क्या होता है, पिटेड स्कार्स हो जाते हैं, पिटेड का मतलब है उन्हें दबाओ तो फिर वापस से वो वैसी पोजीशन में आ जाते हैं, पिलपिले से हो जाते हैं। और हाइपो और हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिल सकती है इन जगह पे। स्कैब्स हैं, जब ये यहाँ से छुट के अलग हो जाएंगे, स्कैब क्या होता है, ये जो खुंट पड़ जाता है चोट पे, जब ये यहाँ से हट के अलग हो जाएगा तो उसके बाद या तो हाइपो पिगमेंटेशन हो सकता है, उस जगह का पिगमेंटेशन कम हो सकता है, उसका कलर बाकी बॉडी पार्ट से कम मतलब हल्का हो सकता है, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, यानी कि वहाँ का कलर डार्क भी हो सकता है। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, किन किन रीज़न से हमारे पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो सबसे पहला हो सकता है कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हमें इस टाइम पे क्या हो सकता है, कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। ब्रोंकोनिमोनिया के केसेस कुछ देखे गए हैं जो कि बाहर आए हुए हैं, उनमें ब्रोंकोनिमोनिया से भी कुछ पेशेंट्स की डेथ हुई है। सेप्सिस डेवलप हो सकती है, और एनसेफेलाइटिस हो सकती है, और कॉर्नियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, यानी कि हमारी कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाना जिसकी वजह से जो विज़न है यानी कि जो नज़र है वो भी जा सकती है। और ये सबसे ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन में आता है हमारा कॉर्नियल इन्फेक्शन। एक सिम्टम बताया था जो कि डिफ्रेंशिएट करता था स्मॉल पॉक्स को किससे, मंकी पॉक्स से, वो था लिम्फेडिनोपैथी, और ये है सबसे सीवियर इसका कॉम्प्लिकेशन। और जो इसकी फेटलिटी के बारे में बात करें तो जो फेटलिटी रेट है अभी के डेटा के हिसाब से लगभग 10% है, टोटल जितने भी केसेस आते हैं उसमें से 10% केसेस में। और जो डेथ हो रही है वो यूजुअली जो सेकंड वीक है उसमें जाके हो रही है, दूसरे हफ्ते में इलनेस के डेथ हो जाती है पेशेंट की सिम्टम्स आने के। तो ये इसके बारे में हो गया फेटलिटी का डेटा। और कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि कॉमन होते हैं इसमें, स्मॉल पॉक्स में जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं लगभग उनमें
और कुछ जो कॉम्प्लिकेशन है वो खाली इसी में देखने को मिलते हैं, वो थोड़ा देखते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हैं उन्हें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, फीवर है, हेडेक है, माइल्जिया है, बैक एक है, लिम्फेडिनोपैथी है, चिल्स है, एग्जॉशन, रेसिस, माउथ एंड थ्रोट अल्सर, ये सारी चीज़ें हो गई। कॉम्प्लिकेशन में बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन, यानी कि किसी बैक्टीरिया का और इन्फेक्शन हो जाना साथ में। कॉर्नियल इन्फेक्शन है जिसमें परमानेंट स्कैरिंग हो सकती है, यानी कि परमानेंट विजन लॉस भी हमें देखने को मिल सकता है। ब्रोंको निमोनिया है, सेप्सिस या फिर सेप्टिक शॉक है, सेल्यूलाइटिस हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, एंसेफेलाइटिस हो सकती है, या फिर डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस किस तरीके से हम इस डिसीज़ की कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में हमें क्या मिलेगा, अमीनो ट्रांसफरेसेस जो होती हैं, SCPT, SCOT, जो लिवर की एंजाइम्स होती हैं वो एबनॉर्मल मिलेंगी। ल्यूकोसाइटोसिस हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि WBC काउंट बढ़ी हुई होगी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है देखने को, प्लेटलेट काउंट कम होगी। हाइपोएल्बुमिनिया मिल सकता है, एल्ब्यूमिन का अमाउंट भी कम हो सकता है। एक ओनली डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो इसमें है वो है रियल टाइम PCR ही अभी तक एडवाइस है इसकी डायग्नोसिस के लिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको स्वाब लेके बॉडी के जहाँ पे लीजन्स है वहाँ से भी लिया जा सकता है, और बाकी बॉडी फ्लूइड्स वगैरह से भी इसका सैंपल लेके इसको लैब में कल्चर करके देखा जा सकता है। बात करते हैं मैनेजमेंट की, इस डिसीज़ के पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए बना नहीं है जो कि हम दें किसी मंकी पॉक्स इन्फेक्शन वाले पेशेंट को। तो सबसे पहले क्या है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और बाकी जो भी ट्रीटमेंट हैं, जो कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स के अलावा जो अवेलेबल हैं, वो खाली अभी तक ट्रायल्स के उसमें ही है, ट्रायल बेसिस पर ही दिए जा सकते हैं। इनमें ड्रग्स आ जाते हैं, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स जो कि हमें पहले स्मॉल पॉक्स वगैरह के केस में बेनिफिशियल मिले थे, वही ड्रग्स हैं इसमें जो हो रहे हैं। सिडोफोबिर है, ब्रेनसिडोफोबिर है, टेकोबिरीमेट है, और ये कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। ये वैक्सीन है जो कि पोस्ट एक्सपोजर और प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस में यूज़ होती हैं। अब बात करते हैं कि जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा वो किस तरीके से होगा। अगर ब्रोंकोनिमोनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हमें देखने को मिलता है तो इसमें हम क्या करेंगे, ओरल और इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स देंगे प्रोफाइल एक्सेस के लिए, नेबुलाइजर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन देंगे। दूसरी चीज़ है, अगर सेप्सिस के हमें केसेस देखने को मिलते हैं इन्फेक्शन के, तो इसमें ओरल या इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स इसमें भी देंगे, सप्लीमेंट कर सकते हैं इसको ऑक्सीजन के साथ, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है तो साथ में इंसुलिन भी दे सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल माउथ या फिर थ्रोट अल्सर के केस में क्या कर सकते हैं, ओरल और इंट्रावीनस एंटी इमेटिक ड्रग्स दे सकते हैं अगर वॉमिटिंग हो रही है तो। अगर डायरिया है तो हाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटी डायरियल ड्रग्स दे। अगर डायरिया है तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटी डायरियल मेडिकेशन दे सकते हैं। ओरल इंट्रावीनस डिहाइड्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ORS सोल्यूशन वगैरह की मदद से। अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक मेडिकेशन दे सकते हैं, पैरासीटामोल वगैरह। एक्सटर्नल कूलिंग, बाहर से हम कूलिंग कर सकते हैं पेशेंट की, उसके ऊपर कुछ भी कपड़ा वगैरह क्लीन क्लॉथ है वो से भिगा के रख सकते हैं जिससे कि टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में रहे। अगर सुपर इन्फेक्शन हो जाता है स्किन का, यानी कि साथ में अगर कोई और इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे केस में ओरल इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स देंगे, और इंसिजन या ड्रेनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ का, बाहर जो भी पस वगैरह फॉर्म हो रहा है उसको ड्रेन कर सकते हैं। वुंड मैनेजमेंट कर सकते हैं, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन और लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल रही, तो इस केस में ओरल या इंट्रावीनस एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक मेडिकेशन दे सकते हैं पेन कम करने के लिए। कॉर्नियल इन्फेक्शन के केस में ऑप्थेल्मिक एंटीबायोटिक और एंटीवायरल्स जो भी दे पाएँ वो दे सकते हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं साथ में। अगर स्किन स्केयरिंग हो रही है, सेल्यूलाइटिस या स्किन लीजन हमें देखने को मिलते हैं, तो मॉइस्ट ऑक्लूसिव ड्रेसिंग्स हम लगा सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया। इससे क्या होगा, री एपिथेलाइजेशन प्रमोट होगा, यानी कि जो एपिथेलियल सेल्स जिनकी स्केयरिंग वगैरह हो रही है वो वापस से बनने लगेंगे और थोड़ी सी उसमें मदद मिलेगी। एक ड्रग है जिसका नाम है टेकोबिरीमेट। ये एक एंटीवायरल मेडिकेशन है जो कि FDA द्वारा अप्रूव्ड है, इसके ट्रायल्स हुए हैं अभी, और इसने कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें इस डिसीज़ में दिखाया, इसलिए इसे FDA ने अप्रूव कर दिया है स्मॉल उसके लिए, मंकी पॉक्स के लिए। ये इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि कोई खास हमारे लिए काम की चीज़ है नहीं। ये है मेडिकेशन टेकोबिरीमेट। अब बात करते हैं किस तरीके से देनी है।
तो सबसे पहले आईवी देंगे हम पेशेंट को। ये आईवी दी जाएगी, किस डोज में दी जाएगी? सबसे पहले पेशेंट का देखा जाएगा वेट। अगर वेट है उसका 35 से 120 kg के बीच में, तो फिर 200 mg एवरी 12 आवर्स फॉर 14 डेज तक ये दी जाएगी। अगर 120 से ज़्यादा है पेशेंट का वेट, तो 300 mg दी जाएगी हर 12 घंटे में 14 दिन तक, यानी कि लगभग एक दिन में 2 बार आईवी इंजेक्शन दे सकते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। अगर किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 30 ml पर मिनट है, तो उस केस में ये मेडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये नहीं देंगे हम, आईवी नहीं देंगे, ओरली फिर इस मेडिकेशन को दिया जा सकता है। ओरल की डोजिंग किस तरीके से होगी? अगर पेशेंट का वेट है 40 से 120 kg के बीच में, तो फिर 600 mg ट्वाइस डेली दी जाएगी 14 डेज तक। और अगर 120 से ज़्यादा है वेट, तो 600 mg 3 टाइम्स दे सकते हैं हम 14 डेज तक। तो ये सारी बातें हो गई किस तरीके से होगा। अगर बात करें इस ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो ये एक एंटीवायरल ड्रग है जो क्या करती है, जैसे कि मानो ये है वायरस, ये वायरस है, तो ये मेडिकेशन क्या करती है जाकर, और ये है हमारा ड्रग, तो ये मेडिकेशन क्या करती है जाकर इसके जो बाहर वाला इन्वेलप होता है वायरस का, इसमें कुछ चेंजेस करवा देती है, मॉडिफिकेशन करवा देती है। वायरसेस का आपको पता ही है डिवाइड करने का तरीका क्या होता है। अंदर ये मशीनरी टेक ओवर करके होस्ट की और फिर डिवाइड करते हैं और फिर फट जाते हैं, जिससे कि इनके वायरल पार्टिकल जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन ये फटते हैं अब इनका जो आउटर इन्वेलप होता है उसकी मदद से। लेकिन ये जो हमारा ड्रग है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, शायद P39 नाम की कोई प्रोटीन होती है, कुछ और भी हो सकती है, आप कंफर्म कर लेना एक बार। तो ये एक प्रोटीन्स होती है जो कि इसके इन्वेलप में प्रेजेंट होती है। इसमें जाकर ये हमारी दवा मॉडिफिकेशन करवा देती है, जिससे ये जो इन्वेलप है वायरस का वो फट नहीं पाता और इसका जो रेप्लिकेशन है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो इसके ये बात हो गई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब बात करते हैं वैक्सीन की। तो ये क्या है, वैक्सीन एक होती है MBA वैक्सीन, जो कि स्मॉल पॉक्स में दी गई थी, और मंकी पॉक्स में ये लाइव नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन होती हैं, जिनका नाम है जिनियोस। इन्हें इम्वाम्यून और इम्वानेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये FDA ने अप्रूव कर दी है, FDA ने अप्रूव कर दी है। हालांकि ये इंडिया में हमारी कंट्री में अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसे FDA ने अप्रूव कर दिया है। जो भी हाई रिस्क केसेस हैं, यानी कि पोस्ट एक्सपोजर जिनमें हो चुका है इसका, या फिर प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस के लिए इसे दे दिया गया है। ये 2 डोज दी जाती हैं इसकी सबक्यूटेनियसली, 4 वीक का गैप रख के। ये कुछ हो गई वैक्सीन। बात करते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट को आइसोलेट करना। जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको एक अलग रूम प्रोवाइड कर देना, उसके साथ कम से कम कॉन्टैक्ट में आना, और उसके जितने भी क्लॉथिंग्स वगैरह हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखना। ये सारी चीज़ होती हैं, आइसोलेट कर देना पेशेंट को, सबसे पहला स्टेप। दूसरा होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज़ करना, यानी कि ग्लव्स हो गए, और दूसरी चीज़ हो गई, अगर किसी के स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं लीजन के, तो वो ग्लव्स के थ्रू ही आए, ग्लव्स पहनने के बाद ही आए, और उन ग्लव्स को तुरंत डिस्पोज कर देना चाहिए हमें। और फिर जो भी और उसके जो कपड़े हैं उनके कांटेक्ट में नहीं आना है। और जो भी मतलब इन्फेक्शन जहाँ जहाँ से हो सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स वगैरह, तो उसके लिए मास्क वगैरह पहनना, ये सब आ जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में। तीसरा आ जाता है प्रॉपर हैंड हाइजीन एंड क्लीनिंग प्रोसीजर्स। हैंड हाइजीन का क्या मतलब होता है, हाथों को अपने प्रॉपर टेक्निक से धोना, और एक अल्कोहल बेस हैंड रब का या फिर अच्छे सोप और वाटर का यूज़ करना, क्लीनिंग प्रोसीजर्स का अच्छे से फॉलो करना। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगली चीज़ है हाउस होल्ड डिसइंफेक्शन, यानी कि हाउस होल्ड डिसइंफेक्शन करते रहना, यानी कि जो भी क्लॉथिंग है उसको अच्छे से धोना, उसको सेपरेटली धोना जो पेशेंट की क्लॉथिंग है, जिससे कि इन्फेक्शन को वो किया जा सके, रोका जा सके, लिमिट किया जा सके। पेशेंट की जो भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं उसको डायरेक्टली कंज्यूम ना किया जाए दूसरे मेंबर्स के द्वारा। ये सारे जो भी प्रोसीजर्स हैं ये हम कर सकते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब हो गए प्रिवेंटिव मेजर्स। तो ये हमारा लेक्चर था मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना मंकी पॉक्स एक जूनोटिक इन्फेक्शन है जो कि एनिमल से होता है। जूनोटिक वो इन्फेक्शन होते हैं जिनका पैथोजन एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है।
स्मॉल पॉक्स की तरह होता है, वैसे ही पस्ट्यूल्स और रैसेस डेवलप होते हैं इसमें, लेकिन उससे कम सीवियर होता है। और ये हमने जाना था ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस में आता है और इसकी फैमिली होती है पॉक्स वायरिडी। और इसके बाद फिर हमने जाना था किस तरीके से इसका प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, स्किन के साथ कांटेक्ट होने से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट से। इनडायरेक्ट हो सकता है जो ही मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा उससे। और एनिमल से ह्यूमन में हो सकता है वाइट से, स्क्रैच से, बस मीट प्रिपरेशन से। उसके बाद हमने प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन जाना, जिसमें हमने जाना था कि वर्टिकल इन्फेक्शन भी हो सकता है मदर से फीटस को। और फिर उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड होता है हमारा इसमें 15 से 13 दिन का लगभग है ऑन एन एवरेज, और ये 21 दिन तक इसकी अपर लिमिट है, यानी कि 21 दिन का भी हमारा इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है इसमें। फिर वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है और इसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं जिसकी वजह से ये इसे मदद करती हैं हमारे सेल्स के अंदर रेप्लिकेट करने में और इसके सर्वाइवल को मेंटेन करने में। तो ये सारी चीज़ें फिर हमने जानी थी। फिर हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी जानी थी कि ये एंटर करता है किसी ना किसी रूट से, फिर रेप्लिकेट करता है, फिर लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट करता है, फिर वायरीमिया की कंडीशन आती है और फिर सेकेंडरी वायरीमिया होता है। ये कंटेजियस होता है, इस स्टेज पे पेशेंट जो है दूसरों को फैलाना शुरू कर चुका होता है इन्फेक्शन। और फिर यहाँ पे हमें प्रोड्रोमल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फिर लीजन्स डेवलप होते हैं, फिर रैश होता है, वो प्रोग्रेस होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो फेब्राइल स्टेज है इसी को हम प्रोड्रोमल स्टेज बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 दिन तक रहता है हमारा। फेब्राइल स्टेज रहती है हमारी 1 से 4 दिन तक, रेस्ट रहते हैं 2 से 4 वीक तक, फिर रिकवरी होने लगती है उसके बाद पेशेंट की। फेब्राइल स्टेज में क्या होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, मसल पेन और बैक होता है, फटीग होती है और लिम्फेडिनोपैथी होती है। और फिर इसके बाद हमने जाना था रेसेस कैसे डेवलप करते हैं। पहले मैक्यूल होते हैं, फिर पैप्यूल होते हैं, फिर वेसाइकल, फिर पस्ट्यूल और फिर क्रस्ट। और फिर उसके बाद ये हमने स्टेजिंग जानी थी। और फिर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने फेटलिटी रेट जाना था, 10% केसेस में डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद हमने सिम्टम्स जाने थे। और फिर डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं, क्या क्या मार्कर्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद हमने मैनेजमेंट जाना था कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाएगा, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने जाना था कि इसका जो ड्रग थेरेपी है, एंटीवायरल ड्रग जो कि अप्रूव्ड है स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स के लिए, उसको किस तरीके से देना है, उसकी डोजिंग, फिर मैकेनिज़्म जाना था इसका। और फिर वैक्सीन के बारे में हमने जाना था, कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। हालांकि ये वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और फिर हमने इन्फेक्शन कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जाने थे। तो ये पूरा लेक्चर था हमारा किसके बारे में, मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। आपको कैसा लगा ये लेक्चर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।